हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों को एक कुछ चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मैं उस चिंता पे बात करने आया हूं, क्योंकि सीजीएल की बातें सब कर रहे हैं, सीएचएसएल की बातें, सीपीओ की बातें लगातार होती रही हैं और उसके बारे में बच्चे अपडेटेड हैं। लेकिन चिंता उन बच्चों की है जो एसएससी जीडी वाले बच्चों की शायद बहुत कम बातें हुई हैं। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चा और सबसे ज़्यादा कंसर्न अगर होना चाहिए था, वो एसएससी जीडी का ही होना चाहिए था, किसी भी पेपर की इंटीग्रिटी को लेकर के। उसका कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इसी एग्ज़ाम में बैठता है। अगर ये बात है कि भाई अगर वो 5 लाख 10 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सही से नहीं करा पाए, तो 30 लाख का कैसे सही कराएंगे? क्योंकि सीजीएल में 30 लाख, सीएचएसएल में 30 लाख, एमटीएस में 30-35 लाख बैठते हैं। वो कंसर्न है। ठीक है, बिल्कुल कंसर्न है, उठाया गया, बहुत जोर शोर से उठाया गया। एसएससी ने सुधारों का आश्वासन दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां 30-35 लाख की बात हो रही है, अगर मैं वहीं एसएससी जीडी की बात करने लगूंगा, तो ये आंकड़ा ये 30-35 लाख पे नहीं रुकता मेरे दोस्त। ये 55-60 लाख 70 लाख तक भी इसमें फॉर्म आए हैं। तो चिंता अगर असली होनी चाहिए, तो एसएससी जीडी के बच्चों को भी होनी चाहिए। तो पर आपको इसलिए परेशान नहीं होना, इसलिए परेशान नहीं होना क्योंकि जैसा एसएससी बोल रही है कि एडिक्यूटी का ये पहला एग्जाम है, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, हम दिन प्रतिदिन इसको सही करते चले जाएंगे। तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपसे पहले सब बड़े बड़े एग्जाम हो चुके होंगे, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस। ये आपका एग्जाम तब इसके बाद आएगा। तो अगर आप सोचो कि सर इन सब में इतने बच्चे नहीं बैठते, तो कोई बात नहीं, आपकी शिफ्ट ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी, सेंटर्स तो वही रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेंटर्स नहीं लाए जाते। तो इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता एसएससी डी के बच्चों को नहीं है। इसका जवाब ये है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई नहीं, अब आपकी तो धांधलेबाजी होगी, ये होगी, वो होगी, नहीं, इन सब चीज़ों से आपको परे रहना और अपनी तैयारी पे प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है। तो मैं आपको एक जो जेन्युइन गाइडेंस है वो मतलब देने आया हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे और आपको ये शक ना हो कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो खतरे में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है। वो खतरे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे एग्जाम, अगर उन पे खतरा होगा तो सब लोग साथ खड़े हैं, आपका नंबर बहुत बाद में आएगा। ये आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि अगर ये एग्जाम सबसे पहले अगर आपका हो रहा होता और ये प्रयोग आपके ऊपर चल रहा होता, तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जीडी की आवाज उठाने वाले शायद उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। सीजीएल पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग एकजुट हुए, हम लोग आवाज उठाते आपकी तब भी, इसमें कोई शक नहीं था। पर मैं नहीं समझता कि वो उतनी उतनी एकजुटता से आवाज उठ पाती जितनी हम सीजीएल से उठा पाए हैं सब मिल करके। चलिए, अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब होप सो 12 सितंबर को सीजीएल के एग्जाम की डेट आ गई है। 12-13 सितंबर को ये सब क्लैरिटी आ जाएगी कि एसएससी ने कितनी तैयारियां की हैं और अब कितने सुधारों की और आवश्यकता है या नहीं है। तो अगर अप्रिसिएशन बनेगा एसएससी के लिए, तो वो भी खुल करके करेंगे, क्योंकि एसएससी ने उसके ऊपर फिर काम किया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपकी, क्योंकि देखिए ये तो हो गया कि पेपर कैसा करा रहे हैं, कैसे सेंटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। अब हम बात करें कि जब कोई नई चीज आती है, नई कंपनी, आप सोचिए कि एक कंपनी जो पिछले 7 सालों से एग्जाम करा रही है, 2018 से जब से पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, तब से लगभग एग्जाम वो करा रही है, 1-2 साल को शुरू के को छोड़ दूं तो 7 सालों से एकाधिकार सा रहा है किसी एक कंपनी का। तो पैटर्न या प्रीवियस ईयर जो बच्चा पढ़ जाता था, वो प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस बन जाते थे और वही पेपर में आता था जो प्रीवियस ईयर को किताबों को पढ़ करके चला गया। अब क्या प्रीवियस ईयर उतनी रिलेटिव रह जाएंगे? क्या प्रीवियस ईयर उतनी महत्ता से देखे जाएंगे? अब इस बात पे शक होने लगा है, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रीवियस कंपनी के क्यों पेपर्स देखेगी? क्यों वो चाहेगी कि भाई उनके दिए हुए क्वेश्चन से क्वेश्चंस बने? पर ये सच्चाई है कि इन 7 सालों में अगर हम देखें, तो हर तरह का, हर लेवल का प्री मेन सारे एग्जाम मिला लें, तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन उन प्रीवियस ईयर में है। नया लाएंगे भी कहां से? कुछ बचा ही नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि प्रीवियस ईयर अब बेकार हो गए। नहीं, नहीं हुए, वो आज भी उतने रिलेटिव रहेंगे।
क्यों रहेंगे? क्योंकि भाई वो सब कुछ उसने पूछ डाला, कुछ बचा ही कहां है किसी और के पूछने के लिए। तो जो भी कुछ पूछा जाएगा उन्हीं प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा। इसलिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कुछ नया ही पढ़ना है, सब कुछ प्रीवियस ईयर छोड़ के सब कुछ पढ़ लो। ये बहुत गलती होगी अगर ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ चीजों पर जवाब देने आया हूं। जैसे एडुकेटी ने एग्जाम फॉर्मेट बदल दिया है, बिल्कुल इस बात को कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई एडुकेटी ने जो एग्जाम पैटर्न बदला है? मैं आपको एक बात बताता हूं। इन्होंने अभी एक पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट जिसको बोलते हैं फेज 13 जो बोला सिलेक्शन पोस्ट के लिए, है ना, ये एग्जाम हुआ। और ये एग्जाम 3 लेवल पे होता है, आपको पता हो तो। 10th पे अलग, 12th पे अलग और ग्रेजुएट लेवल पे अलग। तो जब शुरुआत में 10th लेवल के एग्जाम हुए तो ऐसा लगा कि भाई साहब ये क्या ही पूछ रहे हैं। सब आपने सुना होगा कि इतना आसान पेपर पूछता है क्या कोई? तो आसान क्यों लगा? क्योंकि सब कुछ वही था जो पूछा हुआ था और पूछे हुए में भी आसान। क्यों? क्या इन्होंने ये कोशिश की होगी हम प्रीवियस ईयर से उठाए? नहीं, पर सब बच्चों ने वो सब पढ़ रखा था, तभी आसान लगा होगा। तो सब कुछ पूछा हुआ ही पूछा उन लोगों ने, कुछ भी नया नहीं दिया। 10th पेपर वेरी इजी करते हुए बच्चे आए। 12th पे जो 12th लेवल, इसमें तीनों लेवल होते हैं, एक ये पेपर अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। जब 12th लेवल आया, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जब नई आएगी तो वो सोचेगी भाई 10th लेवल का पेपर बना रहे हैं भाई तो क्यों मुश्किल बनाएंगे। लेकिन जब 12th वाला आया तो बच्चों के चेहरे कुछ हंसी कुछ खुशी इस तरह से नजर आए। तो यहां हम इस पेपर को आसान भी नहीं कह सकते पर ऐसा भी नहीं कह सकते टफ था। तो हम ऐसा ही इसको माना गया कि जैसा एसएससी पूछती आ रही है ऑलमोस्ट वैसा ही एक आध क्वेश्चन कोई नया पुराना देखने को मिला, कि कैसा कोई नया हट के कुछ लीक से आ गया। इसलिए बच्चे थोड़ा सा भाई ये कहां से पूछ लिया, इस वजह से 12th में परेशान दिखे। 12th लेवल पे ये रही बात। ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशली अगर मैं कहूँ, रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, मैथ में बाकी इंग्लिश में और मतलब जीके को आसान पूछा गया। रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले नहीं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं पूछने को। दो चीज बची, मैथ्स और इंग्लिश। इन दोनों में ही बच्चों को घुमा डाला। इंग्लिश भी एक अच्छे लेवल की, क्योंकि एसएससी का एक सेट सा पैटर्न था, वैसे ही वो पूछते रहते थे। लेकिन वहीं देखे तो मैथ्स को भी उन्होंने एक अल्टीमेट लेवल पर जाकर के कुछ प्रोबेबिलिटी और ऐसी चीज डाली जो केवल मेंस में आती थी। सिलेबस से अलग कुछ नहीं गए, पर कुछ चीजें मेंस में आती थी वो उन्होंने प्री में पूछ ली उस लेवल पे जाके। तो बच्चे बड़े परेशान हुए ग्रेजुएट लेवल वाले, एक तो इंग्लिश मुश्किल, दूसरा मैथ्स मुश्किल। तो फिर लगा भाई एडुकेटी ने तो बंडा बैठा दिया हमारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो इसलिए एडुकेटी से जीडी वाले बच्चों को इसलिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि 10th लेवल वो आपके को दिमाग में रखेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती में बच्चा जा रहा है तो ये पेपर तो आसानी देखने को मिलने वाला है। और आपके में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी जैसी चीजें बनती नहीं है। ठीक है, और वहां बनी भी नहीं है अब तक और ना बनेगी। एमटीएस के पेपर से बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई एमटीएस का जैसा पूछेंगे, क्योंकि वो भी 10th लेवल ही है, तो एमटीएस के पेपर जरूर एसएससी जीडी के बच्चे को देखने चाहिए कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी वो हम भी आपको बताएंगे और उनका एनालिसिस कराएंगे। हिंदी सिलेबस आंसर किए आने के बाद, पहले तो बंद है एसएससी का, है ना। हिंदी सिलेबस बदलने का डर सबसे ज्यादा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखिए, ये चीज डरावनी है, डराने वाली है। क्यों है डरावने वाली, मैं आपको बताता हूं। नोटिफिकेशन इस बार भी अगर ऐसा ही आया तो हो सकता है चेंज भी देखने को मिले थोड़ा। सिलेबस इस तरह से लिखता है एसएससी अपने नोटिफिकेशन में। अब आप देखो, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्यों डरावना है थोड़ा सा। या तो हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। यहां पे कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इन्होंने लिखा है कि आपकी बेसिक समझ हिंदी या इंग्लिश में देखी जाएगी कि आपको सामान्य बोलचाल की, लिखने विखने की समझ आपको है या नहीं है। तो बेसिक की हिंदी आज तक पूछता है एसएससी जीडी में टीसीएस। कैसे पूछता था?
बहुत आसान आसान, ना उसने कभी संधि पे गया, कभी गया तो एक आध क्वेश्चन पे गलती से चला गया, ना कभी समास पे गया, ना कभी रस छंद अलंकार पे गया। भाई बहुत कुछ उसने वर्णमाला वगैरह सब कुछ ही छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो एडवांस हिंदी में आते हैं। उनके सामान्य बोलचाल भाषा में या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती हिंदी को समझने के लिए। लेकिन ये टीसीएस के अकॉर्डिंग था। भाई वो इस चीज को, इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं? यहां सिलेबस तो डिफाइन नहीं है कि संधि समास नहीं आएगा। यहां अगर वो चाहते तो दे भी सकते थे, पर वो मानते थे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने इस बात को ऐसे समझा। लेकिन एडिक्विटी ऐसे भी तो समझ सकती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में संधि समास आसान आसान से पूछे जाने चाहिए। 10th लेवल का पेपर, 10th तक की तो बातें पूछी जानी चाहिए, और 10th में सब आ जाता है, संधि समास वगैरह, रस छंद अलंकार। तो फिर क्या सर ये सब चीजें पूछी जाएंगी? भाई इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पहली बार पेपर होगा। आगे तो हम इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि पिछली बार कैसे पूछा था, लेकिन अब पहली बार पूछने जा रहे हैं तो इस बात को वो नहीं देखेंगे कि पहले कैसा पूछा जाता रहा होगा, वो इस बात को पढ़ेंगे बस। अब इससे वो क्या जज करेंगे ये वो जानते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो सबसे ज्यादा डबका है, सबसे ज्यादा डर है, तो वो हिंदी के सिलेबस को बदलने का है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जरूर इर्द गिर्द देखने को मिल सकते हैं, पहले भी मिले हैं, टीसीएस ने भी किया है, एक एक दो दो क्वेश्चंस। अगर उन्होंने प्रीवियस दिए अगर देखे तो वो कह देंगे कि हमने भी इसलिए पूछा, पहले भी टीसीएस पूछती रही है, पर टीसीएस ने हमेशा नहीं पूछा, किसी एक साल में पूछ लिया बस, फिर बच्चे उसको पढ़ने भी लगे। तो हम ये पढ़ाएंगे भी फिर आपको, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग इनमें डेवलप करेंगे, ठीक है? और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें हर तरह से तैयार होना है। तो देखिए बच्चे, तो डर क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसलिए हिंदी को थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? तो इस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई कि बच्चे आप केवल धोखे में मत रह जाना कि हमें ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, वो पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। इस बार हम प्रैक्टिस सेट्स में मैं नीरज सर को बोल दूंगा कि थोड़ा सा इस हिसाब से भी वो बना करके चलें कि एक एक दो दो चीजें वो डालते चलें, ताकि बच्चे को एक क्लैरिटी रहे कि भाई इन क्वेश्चंस को भी मुझे करना है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी डलवाएंगे, ठीक है? मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये 3 सब्जेक्ट, मैथ पहले से आसान पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि वो अब 10th लेवल दिमाग में रख के चल रहा है। रीजनिंग पहले भी आसान ही आता था मैथ, रीजनिंग 10th लेवल दिमाग में है, तो रीजनिंग भी मुश्किल तो होने वाली नहीं है। जीके टीसीएस के पूछने का एक स्टैंडर्ड था कि वो एसएससी ऐसी जीएस पूछती है, तो वो भी कभी आसान नहीं पूछती थी। पूरी जीएस करना कितना मुश्किल होता था, आपको पता है ना? इक्का दुक्का बच्चे का मिलेगा कि कोई पूरा कर, या कोई इत्तेफाक से कभी होता था, और वो भी जीडी में। सीजीएल वीजीएल में तो कभी नहीं होता था। तो वो किस लेवल की जीएस उन्होंने पूछी है, वो ये मानते थे कि 50 में से बच्चा अगर 30-32 ले आए तो बहुत है जीएस में, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। अर्थात वो 60% नंबरों को ठीक ठाक मानते थे, ठीक है? तो यहां अगर हम देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि भाई अब 60% आपके 20 में से 12-14 क्वेश्चन ही बच्चा कर पाए, ऐसी वो जीएस बनाते थे। पर अब जो आपने सिलेक्शन पोस्ट में या उसके ग्रेजुएट लेवल तक भी अगर मैं जीएस देखूं, तो ऐसा नहीं है, बच्चा 70% 75% तक भी जा रहा है। और अगली बात भैया, सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता होगा कि अभी कुछ बच्चों के री एग्जाम कराए हैं 29 तारीख को, बच्चों के विरोध के बाद, कि भाई जो किसी का सिस्टम खराब था, किसी का कुछ था, तो 59,000 बच्चों, 55-60,000 के बीच में है वो संख्या, कितनी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो उतने बच्चों का 29 तारीख में, यानी 29 अगस्त को पेपर कराया गया, और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर ही पूछ डाला। मतलब वो जो अपना पैटर्न बना रहे थे ना कि भाई ये प्रोबेबिलिटी और ये सब, नहीं, टीसीएस जैसा ही पूछ डाला। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी इसी लेवल में आ जाए, ये भी एक चांसेस है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि अगर एडिक्विटी अपने पैटर्न पे भी गई तो ये 3 चीज मुश्किल नहीं होंगी, जैसी आती रही हैं वैसी ही आएंगी। अगर होंगी तो इनसे आसान हो सकती है, मुश्किल नहीं, ठीक है? चलो, सीजीएल का डेट आने के बाद क्या एसएससी जो जीडी की भर्ती है, जीडी की, ये नवंबर में, हाँ बिल्कुल आपको यही दिया हुआ है उन्होंने कि अक्टूबर नवंबर में भर्ती आ जाएगी। तो अक्टूबर में तो नहीं आएगी मित्र, वो इसलिए नहीं आएगी कि सितंबर उन्होंने दिया है दिल्ली पुलिस के लिए फिक्स,
फिर वो बोल रहे हैं अक्टूबर में हम फिर आपके ओटीआर में करेक्शन के लिए निकालेंगे, और फिर अगले एक एक महीने हम कराएंगे ओटीआर करेक्शन, एक महीने हम कराएंगे फॉर्म अप्लाई। तो सितंबर में तो चांस ही नहीं है जीडी के, क्योंकि इसकी कोई डेट ही नहीं है। अक्टूबर नवंबर उन्होंने कैलेंडर में लिखा हुआ है। अब तो अक्टूबर में इन्होंने, क्योंकि सितंबर में फॉर्म अप्लाई, देखिए अभी क्या हुआ, अगस्त में करेक्शन, फॉर्म करेक्शन, फिर वो सितंबर में फॉर्म अप्लाई होंगे, दिल्ली पुलिस पूरी चांस है कि इसी महीने आएंगे। फिर उन्होंने बोला अगले महीने फिर ओटीआर करेक्शन, अक्टूबर फिर ओटीआर करेक्शन, ये एसएससी चेयरमैन साहब को बयान है। फिर उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई कहा है उन्होंने कि एक बार एक महीने ओटीआर करेक्शन चलेगा, एक महीने फॉर्म अप्लाई, एक महीने ओटीआर, एक महीने फॉर्म अप्लाई। तो अगर इस महीने फॉर्म है तो अगले महीने ओटीआर करेक्शन, तो अगले महीने फॉर्म आने के चांसेस नहीं है, अर्थात अक्टूबर में नहीं है। तो नवंबर में पूरे पूरे चांस है भाई, अगर अगर ये सीजीएल बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो गया तो, कोई समस्या वैसी नहीं आई तो ये आपके फॉर्म में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना। और जो आपकी उन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है, मान लीजिए वो जनवरी फरवरी दे रखी है, तो वो फरवरी मार्च हो सकती है, वो मार्च अप्रैल भी हो सकती है, और ये फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो मॉक में अगर 60 स्कोर कर रहे हो अभी के दौरान, बच्चों के ये भी क्वेश्चन है हमसे कि सर 60 के आसपास स्कोर कैसा है अभी मॉक टेस्ट में, अगर आज की डेट में भाई आपके 55 भी आ रहे हैं और आप हिंदी भाषी स्टेट से हो, यहां देखिए किसी स्टेट में 55 क्या 50 स्कोर भी, 80 में से 50 क्वेश्चन भी कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि किसी स्टेट की बहुत कम कट ऑफ जाती है। मैं कहूंगा कोई स्टेट का वाला बच्चा 80 में से 40 भी कर रहा है तो भी बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे नॉर्दर्न स्टेट के बच्चे, वेस्ट बंगाल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे, बहुत अच्छा स्कोर 40 भी हो सकता है। लेकिन मैं तो हिंदी भाषी स्टेट की बात कर रहा हूं जिनकी कट ऑफ आई जाती है कि अगर वो आज की डेट में 60 क्वेश्चन 80 में से कर रहा है तो मॉक में बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी इस प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू बनाए रखें, फिर निश्चित तौर पर आप वो बच्चे बनेंगे जो 70 स्कोर करने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद। 80 में से 70, एक बार आपने 70 किया फिर आप पूरे चांसेस है कि वहां 150 के आसपास पहुंच जाएंगे, पूरे चांसेस है फिर। और 150 पहुंचते तो आपको एसएसएफ भी क्लियर होने लगता है ना। चलिए, तो भाई कुल मिलाकर के ये कुछ गाइडेंस आपको देनी थी जो बहुत जरूरी है। जो बच्चों में डिमोटिवेशन आता है वो शायद नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए। देखिए एसएससी जीडी की ये 4 बुक्स हैं हमारी, और ये अवेलेबल हैं, आपको पता है ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल हैं। और इसमें कौन सी बुक सबसे ज्यादा जरूरी है मैं इस पे बोलूंगा। देखिए हमने तो सारी जरूरी करके बनाई है, जैसे मैं कहूंगा सबसे कम जरूरी रीजनिंग है। रीजनिंग की बुक आप कहीं से भी, कोई भी आपके पास है तो जरूरी नहीं है कि आप रीजनिंग लो ही लो। अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं तो जीडी टारगेट है तो कॉम्बो ले लो, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। चारों बुक आपके लिए सफिशियंट है, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अगर इन बुक्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो मॉक दे लेना, अच्छा स्कोर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि सर मुझे कुछ ही बुक इनमें से लेनी है चुनिंदा, तो फिर आप इसको मत लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके पास कोई और होगी तो वो भी काम चलाओ, बढ़िया रहेगी। रीजनिंग किसी से भी की जाए वो सब बढ़िया होती है। अब बात आती है कि सर जीके, जीके अगर आपके पास येलो बुक है हमारी या कोई और अन्य बुक है, स्टैटिक है केवल तो नहीं चलेगा क्योंकि स्टैटिक से पूरा पेपर नहीं आता। येलो बुक है चल जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई फिर इसको भी आवश्यकता नहीं है, अगर येलो बुक है तो वो भी मोर देन सफिशियंट है, जितना इससे मिलेगा उतना उससे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हमने एसएससी जीडी ओरिएंटेड बनाई है और वो भी वनडे एग्जाम्स की हर परीक्षा के लिए बेहतरीन है। अब बात कर लेता हूं कि भाई इन दोनों को, तो मैं इन दोनों बुक्स को बहुत बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं आप सब लोगों के लिए कि भाई मैथ्स इस बुक को 2 से 3 बार कर जाओ, आपके मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहां पर। ये अपने आप में मोर देन सफिशियंट और बहुत पतली सी मैथ है। इसको देखिए, एक तो होता है कि सर एक बहुत मोटी बुक करनी है, उसको एक बार आपने कर लिया, बहुत कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करोगे उस बुक में। एग्जाम टाइम पे हमें कोई भी बुक ऐसी चाहिए होती है जिसको हम 2-3 बार कर सकें। हमेशा ऐसी बुक को जरूर लिया करो एग्जाम के पास। बहुत मोटी बुक का करने का, जब आपके पास समय बहुत हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, आराम से उससे करते रहो, फिर तो मोटी बुक चलेगी, अच्छी बात है, गहराई से नॉलेज हो। लेकिन जब आपके पास एग्जाम, एक टारगेटेड एग्जाम है, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि भाई हम
ऐसी बुक अपने चुनाव करें जिसको हम 2-3 बार बहुत जल्दी जल्दी कर सकें आराम से, जिस पे बहुत समय भी बर्बाद ना हो हमारा। तो वैसी एक बुक है। और ये रही हिंदी की बुक। तो मेरे भाई ये हिंदी की बुक आप सबके लिए बहुत बेहद जरूरी होगी। जो बच्चे हिंदी भाषी स्टेट से नहीं भी हैं उनके लिए ये बुक रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो हिंदी में आ सकता है। चाहे वो आपके मुहावरे हों, चाहे वो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। पिछले वाले रिकॉर्ड्स उठा करके देख लेना। कोई एक आध क्वेश्चन का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ इससे आता रहा है। और इन बच्चों की सबके पास ये बुक तो मिलती है जो गैर हिंदी भाषी स्टेट से हैं। हिंदी भाषी स्टेट वालों को कई बार प्रैक्टिस सेट से ही काम चल जाता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीजें आती हैं। ठीक है, तो भाई ये जो है आपके लिए मैं रिकमेंड करता हूं। बाकी अब कहो कि सर क्या इसमें संधि समास उस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, तो भाई अगर वो जितने भी हैं इसमें मोर देन सफिशियंट होंगे, और नहीं भी है तो हम प्रैक्टिस सेट से उसके माध्यम से उसको ऐड ऑन करा देंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, और उसको वहीं समझाते हुए भी चलेंगे किस किस तरह से करना है। ठीक है, चलो अब मैं आगे इन कॉम्बो को हमने इस तरह से भी किया है बच्चों कि जैसे कुछ बच्चे बंगाली भाषा के हैं, हमारे पास बंगाल के हैं, तो हमने इन चारों बुक्स को बंगाल में भी कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी येलो बुक ही है, तो मैंने यहाँ पर एसएससी की बुक को ना करके येलो बुक, जो आपके और एग्जाम्स में भी काम आए। कल को आपको दिल्ली पुलिस देखना है, आपको बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस देखना है, तो ये बुक उतना ही काम करेगी अगर वहां इंडिया जीके आता है तो। ठीक है, तो इसलिए हमने इस ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए जीके आपको दी है। ये आपकी, तो ये एक हिंदी की है, हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी। बाकी आपकी मैथ की और रीजनिंग की बुक्स हैं। ये आपकी बंगाली भाषा में क्योंकि पेपर आता है, तो बंगाली में भी ये बुक्स आपको अवेलेबल करा दी हैं। ये बुक आपको 10 सितंबर को ऑफर प्राइस में मिल जाएंगी। सारे बंगाल के बच्चे इस दिन मत चूकना। वैसे तो इनका प्राइस मेरे ख्याल से 650 के आसपास है चारों बुक्स का, लेकिन ये 4 बुक्स 300 रुपये से भी कम रुपए में आपको इस 4 घंटे में मिल जाएंगी, 10 बजे से 4 बजे 2 बजे के बीच में। किस दिन? ये 10 सितंबर को। ये कहाँ मिलेंगी? RW ऐप है, उसी में बुक का फोल्डर, या तो वहीं पे आपको बुक फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वहां दिख जाएगी 10 सितंबर को, ये ऊपर ही दिख जाएंगी आपको। उस पर क्लिक करेंगे सीधा वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जहां 299 रेट होगा वहीं लेके जाएगा। तो ये बहुत बहुत आसानी से आप ये परचेज कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब एक बच्चे और बता देता हूं कि ये बुक स्टैटिक जीके भी है हमारे पास बंगाली में। अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, जो सबसे फेमस बुक भी है RWA की, नवीन सर की, कि स्टैटिक जीके बुक ये बंगाली में ऑल्सो अवेलेबल है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हमने येलो बुक जीके, जीके जो है उसको उड़िया भाषा में भी ले आए हैं। तो जो उड़ीसा वाले बच्चे हैं वो भी जरूर कमेंट करना इस वीडियो में कि उनको देखकर कितना अच्छा लगा। वो भी 10 सितंबर को इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी जीके हो या कोई और अदर जीके हो, जहां भी आती हो जीके, वो उड़ीसा भाषा में ये इंडिया जीके की बुक आपको मोर देन सफिशियंट होगी। 250 पेजेस में अगर आपको कंप्लीट जीएस का सॉल्यूशन मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो ये जीके बुक उड़िया भाषा में, उड़िया वाले बच्चे जरूर करें। बाकी और लैंग्वेजेस में हमारा काम चल रहा है, हम कोशिश करेंगे और भाषाओं में भी हम अपनी बुक्स को अवेलेबल कराएं, क्योंकि अब हर लैंग्वेज में पेपर आने लगा है। क्योंकि रेलवे भी करवाने लगा है, एसएससी जीडी भी करवाता है, एमटीएस भी कराता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जो सेंट्रल लेवल के हैं अपनी अपनी भाषाओं में आ रहे हैं। बाकी मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जो बच्चे बैचेस से पढ़ रहे हैं वो तो बैच से कंप्लीट पढ़ें अभी। और दूसरा बैच तो देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अभी जिस बैच को आप कंप्लीट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करते रहें, दूसरा जब भी आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे नया बैच लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा पुराने से पढ़ते रहें, पुराना परचेज कर लें, नया तो आपको उसी में एड ऑन होकर के मिल जाएगा फ्री। तो पुराने वाले बैच से तब तक अपनी पढ़ाई ना रोकें। कर्मा बैच है उस बैच का नाम। ठीक है, कर्मा 2.0 हमारा आ जाएगा। वो तब आएगा जब भर्तियां आएंगी, यानी अक्टूबर नवंबर में जब भी फॉर्म आएंगे हम तभी उस बैच को लेकर के आएंगे। ठीक है, ये तब तक जिन बच्चों का बैच से चीजें कंप्लीट हो गई हैं या कोई पहले से सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है, तो ये प्रैक्टिस सेट्स अपने अपने टाइमिंग पर चल रहे हैं। वही टाइमिंग नहीं लिखवाई इनकी, ये 10, 11, 12 और 2 बजे इनकी ये टाइमिंग है।
इन क्लासेस मैं इस क्लास में कह रहा था, वो हिंदी का जो चीजें चेंज होंगी ना, वो इसमें हम प्रैक्टिस सेट में डाल के चलेंगे, ताकि वो और क्लियरिटी आपको आ जाए कि किस तरह का ज्यादा से ज्यादा पेपर बन सकता है। तो हम उन सारी संभावनाओं को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कर्मा बैच है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये 14 अप्रैल से इसमें क्लासेस चालू हुई हैं, अंतिम समय की ओर है, अपने खत्म होने वाला ही है, और या हो चुका होगा, ऑलमोस्ट हो चुका होगा ये। एक आध चीजें, कोई क्लास बच रही होगी तो बच रही होगी। बाकी अब दूसरा बैच जो आएगा वो कर्मा 2.0, इन सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम एसएसजीडी का नया बैच लेंगे, तो वो इसी को ले ले, कर्मा बैच के नाम से। इसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, और जब नया वो बैच आएगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।